शिवरात्रि के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन, विजयादशमी, दीपावली, होली, मकर संक्रांति यानी पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा है। नागपंचमी का भी आयोजन होता है। ये जितने भी आयोजन हैं इस सृष्टि से जुड़े हुए किसी युगांतरकारी घटना से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसने मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया या जीव सृष्टि की रक्षा में, उनके संरक्षण में जिन घटनाओं ने अपना योगदान दिया वे किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए स्मरणीय हो गए। ऐसे ही भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। मुख्य रूप से हमने आदि गुरु के रूप में वेद व्यास को सम्मान दिया। उनकी पावन जयंती की जो तिथि है वह व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है। अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है, अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है या फिर अपने दीक्षा के गुरु से प्राप्त करता है। यानी उसके जीवन में माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक राह दिखा सकता है और वह राह उस व्यक्ति को तय करना होता है कि उस राह पर कैसे और कितनी दूरी की यात्रा वह आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा की तिथि ही हमारी गुरु पूर्णिमा है। हम सब जानते हैं भारत का जो भी वैदिक ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करने, हम सब के लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए जिस एक युगांतरकारी ऋषि की सर्वाधिक भूमिका रही है वह है महर्षि वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में जो जाने जाते हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वेदों की परंपरा को लिपिबद्ध करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ बना दिया। श्रवण की परंपरा से उसे हम सब के लिए भी सर्वसुलभ बना दिया। ये जो उपकार मानव सृष्टि पर और खासतौर पर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर भगवान वेदव्यास का है। इसलिए आप देखते होंगे व्यास की गद्दी भारत की परंपरा में सर्वोच्च गद्दी मानी गई है। कथावाचन का कार्यक्रम हो, आचार्य सभी लोग बैठते हैं, लेकिन व्यास को हमेशा महत्व दिया जाता है क्योंकि गुरु के साथ, आदि गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और उसके प्रति एक सनातन निष्ठा हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही हमें प्रेरणा देती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। यानी अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ये श्रद्धा का भाव कहां से आता है? ये हमारी सोच से पैदा होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो हमें सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें सोच को ठीक करना होगा। सोच को ठीक करने का मतलब एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हमें सब जगह सकारात्मकता ही दिखाई देगी। हमारी नकारात्मक सोच होगी तो हमें हर अच्छे कार्य में भी समस्या दिखाई देगी। लेकिन सकारात्मक सोच होगी
तो बड़ी से बड़ी चुनौती में भी आपको समाधान दिखाई देगा। और जहां समाधान है वहीं पर आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता है। जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे, जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते। जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। वे हर एक कार्य में कुछ न कुछ समस्या गिना देंगे और उसके लिए उन्हें 10 बहाने मिल जाते हैं। यानी अगर समाधान की तरफ आपको बढ़ना है तो उसके लिए बहाना कोई मायने नहीं रख सकता। उस समय बहाना नहीं बन सकता। अगर हमें समाधान की तरफ बढ़ना है तो हमें समाधान को ही आगे लेकर के चलना होगा, समस्या को नहीं। जब हम किसी कार्य को करने के पहले समस्या गिनने लग जाएंगे तो आप समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वे हमेशा 10 बहाना ढूंढ करके समस्या गिनाने लग जाएंगे। लेकिन जिन्हें समाधान करना होता है वे बहाना नहीं ढूंढेंगे, वे समस्या नहीं गिनाएंगे, वे समाधान देंगे। इस कार्य को ऐसे इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता, और जो मैंने 5 श्रेणी आपके सामने गिनी है, यही 5 श्रेणियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसके स्वयं के माँ बाप, माता पिता, वे सबसे पहले गुरु हो गए। उनके स्वयं के भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये उनके दूसरे गुरु हो गए परिवार के अंदर ही। उनके स्वयं के समाज के प्रबुद्ध जन, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो, बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, महाजन एन गतः सपंथ की बात जब हम करते हैं तो महापुरुष समाज का कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो सकता है, वो हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। वो जो राह दिखाए वह भी हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, जो समाज के अनुकूल है वह हमारे अनुकूल है। 5वां, शिक्षा का गुरु, जो आपको विद्यालय में अक्षर ज्ञान से लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और 5वें प्रकार के जो आपके दीक्षा के गुरु हैं, जो आपके जीवन को और भी उन्नत बनाने के लिए, जो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप आगे बढ़ने में आपका योगदान दे सकता है। 5 श्रेणी के इन महापुरुषों का मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में हम सबको प्राप्त होता है। और याद रखना, अवसर सबको प्राप्त होता है। उस अवसर को अपने अनुरूप और समाज के अनुकूल बना करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही जीवन में हमेशा सफल होता है। और उस हर चुनौती को अपने अनुकूल और समाज के अनुकूल बनाने के लिए ही हम सबको सदैव समाधान की तरफ बढ़ने के समय हम प्रयास करेंगे तो जीवन में हमें सदैव सफलता प्राप्त होगी। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन के साथ जुड़ गए। अभी 15 अगस्त आएगी, यानी आज से कुल 1 महीना 3 दिन का समय। 15 अगस्त 2022 यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। आजादी का ही यह अवसर है जो हमें इतने बड़े आयोजन के साथ बिना किसी औपचारिकता के शामिल होने का अवसर दे रहा है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार अपनी चर्या को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, हमें अपने अनुरूप जीने की, आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता भी है। सभी प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये भारत की आजादी के कारण ही हो पा रहा है। याद करिए, क्या 1947 के पहले ऐसा कुछ था क्या? आजादी के पहले इतना बड़ा जमावड़ा अगर एक जगह कहीं कोई करता
क्या उस समय की हुकूमत इस प्रकार की अनुमति दे पाती और देती? क्या उसके लिए इस प्रकार का अवसर देता? नहीं होता। आज हम अपने पर्व और त्योहार इतने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। क्या ये आजादी के पहले संभव होता था क्या? आज हम लोग अपने अनुसार कहीं भी अपना भाषण दे सकते हैं, अपने अनुसार अपना स्कूल चयन कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ये 1947 के पहले संभव था क्या? नहीं। हमें उस समय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब से अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमारा अपने देश का संविधान नहीं था, हमें ब्रिटेन की मर्जी से काम करना होता था। भारत को अपनी किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। जो मौलिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है, वह उस समय किसी को नहीं थी। और इसीलिए यह देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, आजाद भारत ने फिर कहा कि नहीं, अब हम किसी के संविधान से नहीं बल्कि अपने देश की भावनाओं के अनुरूप अपना संविधान बनाएंगे और उसके अनुरूप अपना देश का संचालन भी करेंगे। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान भी बनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार भी किया। इससे पहले 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने स्वीकृति भी दी, संविधान सभा ने स्वीकृति भी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी पूरे देश के अंदर मनाना प्रारंभ किया, जिससे भारत की हर एक पीढ़ी को, वर्तमान और भावी पीढ़ी को अपने वर्तमान और अपने अतीत की जानकारी भी प्राप्त हो सके। संविधान दिवस पर देश के संविधान की प्रति शपथ लेकर के हम लोग न केवल अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, बल्कि मौलिक अधिकार के साथ साथ उन कर्तव्यों के बारे में जो एक नागरिक के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में हमारे होने चाहिए, उन सब की शपथ भी हर भारतवासी लेता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये पीढ़ी आजादी के 75 वर्ष की इस आयोजन की साक्षी बन रही है। जिन लोगों की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल होगी, उन्हें 1947 के पहले की स्मृतियां याद होंगी। उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। कहीं पर भारत के नागरिकों का कोई बड़ा जमावड़ा हुआ, पता लगा ब्रिटिश के द्वारा वहां पर गोलियां चला दी जाती थी। चोरी चोरा की घटना ऐसे भी। अवैध वसूली के खिलाफ जब गोरखपुर के चोरी चोरा क्षेत्र के किसानों ने, मजदूरों ने आवाज बुलंद की तो उन पे गोलियां चला दी गई। जब उन लोगों ने अपनी बात को लेकर के थाने का घेराव किया, वहां उन्हें भून दिया गया। यही तो होता था, यही तो चोरी चोरा की घटना थी। और उसके बाद किसान और यहाँ के श्रमिकों का आक्रोश जब सामने आया तो चोरी चोरा की घटना के रूप में देश के अंदर भारत के इतिहास में अत्यधिक विख्यात। यही गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यही गोरखपुर था जहां पर शहीद बंधु सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद बंधु सिंह ने 1857 में भारत की स्वाधीनता के लिए, उस समय पूरे देश के अंदर आजादी के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उसका नेतृत्व शहीद बंधु सिंह समेत तमाम अन्य ऐसे महापुरुषों ने 1857 में भी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उसकी क्रांति की नोक को चलाया था। कहीं शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में यह लड़ाई आगे बढ़ी थी। पश्चिम में अगर आप जाएंगे, मेरठ में धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक क्रांति की लो आगे बढ़ी थी। कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर इस लड़ाई को लेकर के देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। अलग अलग क्षेत्र में कोई देश का कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों
उन्होंने अपने आप को बलिदान न किया हो, आगे बढ़ करके कार्य न किया हो। गोरखपुर में ही 1942 में डोहरिया में भी घटना घटित हुई थी। यानी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में भारत शामिल हो रहा है, और अगर गोरखपुर के छोटे से गांव के लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होने का अपने को जोड़ा और एक जुलूस निकल रहा है, तो उसी में पूरा डोहरिया गांव समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया। दर्जनों लोग मार दिए गए, झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए। यही विदेशी हुकूमत का शासन होता है। वे अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हमारी आवाज को आगे बढ़ने नहीं देते थे, और इसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ भारत का अपना शासन होगा। देश के क्रांतिकारियों ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, इसका परिणाम है 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, और 75 वर्ष की यात्रा भारत ने कैसे तय की है। यह 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और इस अवसर के लिए हम सबको भी एक संकल्प के साथ जुड़ना है। देखिए, आयोजन के साथ जुड़ जाना, शासन स्तर पर, स्थानीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के स्तर पर कार्यक्रम बनेंगे, और मुझे लगता है हर भारतवासी का दायित्व बनता है इन कार्यक्रमों में हम सब सहभागी बने। गोरखपुर वो स्थान है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों के खजाने को लूटा था। उसको वहां पर भारत का खजाना भारत से जाकर के ब्रिटेन जाएगा, ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए, भारत के क्रांतिकारियों की मांग थी। और उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाकर के ट्रेन रोकी और खजाना लेकर के, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। काकोरी कांड के नाम पर ये सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद हुए थे, लेकिन शेष अन्य को, किसी को गोरखपुर में, किसी को गोंडा में, किसी को अयोध्या में, किसी को नैनी में, अलग अलग जगह फांसी हुई थी। आजादी के उन दीवानों के सपनों को साकार करने का भारत बनाना है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन को उस प्रकार से यादगार बनाना, और देश की आजादी के शताब्दी वर्ष के लिए लक्ष्य तय करना। 25 वर्षों के लिए अभी से हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आप जैसे अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, स्कूल भेजते होंगे, पहले से तय करते होंगे कि मैं बच्चे को जब पहली क्लास में भेजूंगा तो एक समय जाकर के स्नातक होगा, परास्नातक होगा, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उत्तम शिक्षा अर्जित करेगा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कोई चाहेगा वो सर्विस में जाए, अच्छी सेवा में जाए, कोई चाहेगा वो व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, कोई चाहेगा कि अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करे, कोई चाहेगा कि यह व्यक्ति बाहर जाए, कोई चाहेगा कि अपने घर में रहे, अपने कारोबार को देखे। अलग अलग फील्ड में व्यक्ति की रुचि के अनुरूप आप कार्य योजना एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे का तैयार करते हैं। ऐसे ही देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष से शताब्दी वर्ष के लिए आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के लिए देश अब कार्य करना प्रारंभ करेगा, और उसमें भी मेरा देश वैभवशाली हो, मेरा देश दुनिया का समृद्धतम देश हो,